नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 8वीं के लिए आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2022 में, इसके सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आया हूँ। काफ़ी दिनों से आपकी डिमांड थी कि सर सोशल साइंस का पेपर है वो आप अपलोड करो, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। भारत के चाहे किसी भी राज्य का ये एग्ज़ाम हो, यानी आप किसी भी राज्य में निवास करते हो, आपके लिए ये वीडियो है इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अपने राज्य का नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सतत पोषणीय विकास क्या है? विद्यार्थियों, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के कारण तो खूब सारे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लिखने हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं पेड़ों की कटाई। पहला तो क्या लिखोगे? पेड़ों की कटाई, और साथ ही है बाढ़ है, ठीक है, तेज हवा है। इस तरह से आपको 2 कारण लिखने हैं। अगला प्रश्न है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे जलवायु, मृदा, ठीक है, जलवायु, मृदा, मौसम, ये सारे के सारे क्या है? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बिल्कुल ऐसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन कहते हैं। अगला प्रश्न है, संघवाद किसे कहते हैं? ये आपके राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आप सभी को पता है संविधान ही है, उसके दायरे में रह के अपन सारे अपने काम करते हैं, और संविधान के द्वारा ही सारी जो कानून व्यवस्था वगैरह है वो बनी हुई है। अगर संविधान नहीं होगा तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, है ना। देश के अंदर कई सारे क्या कहते हैं, हिंसा होगी वगैरह वगैरह। तो इसलिए संविधान की ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार क्या है? यानी सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है, उसे सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं और अपने शब्दों में लिखना। यानी कानून के शासन क्या कहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा? ये है भाई आपके जो हमारा अतीत बुक है उसके प्रश्न हैं। तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को अभिलेखागार में अलग हर जगह पे है ना दस्तावेज कक्ष बनाए थे, हर ऑफिस के पास में, इस तरह से दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं थी? आप सभी को पता होगा जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो यहाँ पे क्या था, धर्म के आधार पे इसने बांटा था, और साथ ही इसने कहा था कि भारत में कई सारे अंधविश्वास वगैरह है, जातिगत भेदभाव है, कट्टरता है, ऐसा कुछ भी अपने भारत में पहले उस समय पे नहीं था। लेकिन ये जेम्स मिल ने बड़ा बातों को है ना बड़ा सड़ा के लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर ले आऊँ इसको, ठीक है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो ये मसाले की खरीदी के लिए, यहाँ पे व्यापार करने के लिए, और यहाँ पे व्यापार की अपार संभावनाएं उनको दिख रही थी। इस कारण से यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? अगला प्रश्न है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण था?
क्योंकि आदिवासी हैं वो दिकुओं को ही अपना सब कुछ मानते थे। जिसने उनके अधिकारों को छीन लिया था, उन्हें जंगल से बाहर निकाल रहे थे, है ना। उनकी जो स्थिति हो रही थी वो दिकुओं को ही कारण मान रहे थे। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मानव ही है इस संसार में ऐसा संसाधन जो कि किसी भी चीज़ का विवेकपूर्ण अपने कौशल से उपयोग कर सकता है। बाकी किसी में ये ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मानव संसाधन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 5 तरीके दीजिए जिससे आप घर में ऊर्जा बचा सकते हैं। ये तो ईजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों। ऊर्जा को बचाने के लिए 5 उपाय आपको लिखने हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर बताइए। परंपरागत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिसका उपयोग अपन प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनका उपयोग हम पिछले 1 दशक से या फिर पिछले 10 या 20 साल से कर रहे हैं, वही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इस तरह से इनमें जो भी अंतर है वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, धात्विक एवं अधात्विक खनिज किसे कहते हैं और कोई 4 उदाहरण बताने हैं। विद्यार्थियों ये प्रश्न है आपके 4 नंबर का रहेगा। तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता आदि। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जो कि अंदर से खोद के निकाले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर है कि नहीं है। इसी तरह से कोयला है, ये क्या है? अधात्विक खनिज हैं। अगला प्रश्न, निर्वाह कृषि एवं गहन निर्वाह कृषि में क्या अंतर है? विद्यार्थियों इसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। बिल्कुल, निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कृषि करता है, उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे कि अपने परिवार का भरण पोषण के लिए केवल करता है। इसमें क्या होता है? कम मेहनत की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम साधनों की आवश्यकता होती है। जबकि गहन निर्वाह में क्या होता है? इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और किसान है वो वाणिज्यिक की उद्देश्य से है ना इस खेती को करता है, यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से करता है, तो वो कौन सी हो जाती है? गहन निर्वाह कृषि हो जाती है। और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें पूंजी भी अधिक लगती है, और श्रम भी अधिक लगता है, और अधिक तकनीकी जो मशीनें वगैरह होती है उसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया गहन और निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि क्या है और इस कृषि की हानियां लिखिए। विद्यार्थियों, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? ऐसी कृषि जो कि किसी भूखंड पे जंगल होता है उसको काट के साफ करके उस जंगल को वहाँ पे जलाया जाता है, फिर राख है उसको ज़मीन के अंदर मिला के फिर उसके ऊपर है वो फसल बो देते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। 2-4 साल तक करते हैं, फिर उसके बाद में जैसे उपजाऊपन भूमि का ख़त्म होता है तो वहाँ से किसान छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है, और दूसरी जगह वैसे की वैसे करता है, पेड़ों को काटता है, खेती करता है, तो वो क्या हो जाएगी? स्थानांतरित कृषि। इस कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इस कृषि की प्रमुख हानियाँ क्या है? इससे जंगल नष्ट हो जाते हैं, पर्यावरण को खतरा है, जीव जंतुओं के आवास नष्ट हो रहे हैं। इस तरह से आप इनकी हानियाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो कृषि आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल है वो कृषि से मिलता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि चक्कर उद्योग, उसमें गन्ना होता है, वो कच्चा माल कहाँ से आता है? खेती से आता है ना। उसी प्रकार से नमकीन वगैरह, दाल उद्योग है, ये कृषि आधारित हैं। या फिर ऊन वाला उद्योग है जिसमें रेशम के जो वगैरह हैं वो, और खनिज आधारित यानी ऐसे उद्योग जिसमें कच्चा माल है वो खनिजों से निकाला जाता है, वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, स्टील उद्योग है आदि। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? कोई 5 कारण लिखिए। भौगोलिक स्थिति है ना, वहाँ की जलवायु, वहाँ का स्थल, इस तरह से आप 5 कारण लिखिएगा। लास्ट प्रश्न है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित कीजिए। जयपुर को भरना है। जयपुर कहाँ? ये राजस्थान की राजधानी है।
कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। मुंबई कहाँ है, अरब सागर के पास में, ये जो पश्चिमी तटीय भाग है इसके ऊपर ही है। लक्षद्वीप और दिल्ली, दिल्ली कहाँ है, हरियाणा से थोड़ा सा नीचे और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही है ये दिल्ली, और इस साइड में आ जाता है राजस्थान। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको भारत के मैप में भरना है, और ये मैप है ये भी आपके 4 या फिर 5 नंबर का आने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था सामाजिक का पेपर यानी सोशल साइंस का पेपर। अगला पेपर किसका चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपना नाम, अपने राज्य का नाम आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद।